देयर सभी को मेरा शुभ प्यार। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप अच्छे अंक से पास हों, ये भी मेरी शुभकामना है। आज के इस सेशन में या इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदी ए का जो प्रश्न का प्रारूप है मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप अच्छे अंक लाएं, ये मेरा आशा है, विश्वास है। तो चलिए पहले देखते हैं। आप सभी जानते हैं समय 3 घंटा होता है, अंक असीम और सामान्य निर्देश में लिखा रहता है। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। नियम के अनुसार ही सारा काम करना है जीवन भर। तो चलिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड हैं, क, ख, ग, घ। खंड क में कुल 2 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। 2 प्रश्न हैं लेकिन कुल 10 उप प्रश्न हैं। खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों को पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। 20 दिया हुआ है, उसमें 16 आपको करने हैं। खंड ग में कुल 5 प्रश्न हैं जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है और खंड घ में कुल 4 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। निर्देश का पालन जरूर कीजिएगा और बिंदु जो भी इस प्रश्न के उत्तर होंगे सिलसिलेवार ढंग से और समझबूझ के साथ उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये मेरी आपसे आग्रह है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं। पहले प्रश्न का जो आपका गद्यांश दिया रहेगा और ये जो गद्यांश दिया गया है चीन के बारे में दिया गया है, जो कि आप जानते भी होंगे, पढ़े भी हैं, साल भर पढ़े हैं तो ज़रूर जानते होंगे। तो एक बार मैं सरसरी निगाहों से देखकर मैं इसे पढ़ता हूँ। चीन के महान दार्शनिक संत ताओ बू बिन के पास चुंगासिन नामक एक व्यक्ति पहुँचा। उसने उनसे धर्म की शिक्षा देने की प्रार्थना की। संत ताओ बू ने उस व्यक्ति को कुछ समय तक अपने पास रखा और उसे दिन दुखियों की सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद चुंगसिन ने संत जी से निवेदन किया, महाराज इतने दिन हो गए आपने मुझे धर्म की शिक्षा नहीं दी। संत ने कहा, तेरी तो जीवन ही धर्ममय हो गया है, फिर मैं धर्म के विषय में तुझे क्या बताऊं। इन धर्म पे आधारित ये जो गद्यांश है आपके समक्ष, इसे पढ़ेंगे। मेरा आपसे आग्रह ये है कि गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्नों को जरूर पढ़ लें, जिससे आपके दिमाग में प्रश्न रहे और जैसे ही सरसरी और तेज आप पढ़ सकें। 2-3 बार जरूर पढ़ना चाहिए गद्यांश को, और हिंदी है तो थोड़ा सतर्कता से, है ना। तो इस गद्यांश के आधार पे प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें पूछा है पहला, ताओ ने चुंगसिन को सबसे बड़ा धार्मिक क्यों कहा। तो 4 ऑप्शन है, ख इसका आंसर होगा, क्योंकि चुंगसिन कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता था। हमें भी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कर्तव्य पालन पूरी निष्ठा के साथ करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है, ये सत्य है। तो इसका आंसर क है, क्योंकि मन मस्तिष्क में एक ही ध्येय रहता है इसलिए। तीसरा प्रश्न है, मानव का परम धर्म किसे कहा गया है। ये गद्यांश से ही प्रश्न बनाए गए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे आंसर है आपके दूसरे ये पे देख सकते हैं, है ना। ये 3 का घ लिखा हुआ है, तो 3 का घ होगा। निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना मानव का परम धर्म है, ठीक है। अब चौथा प्रश्न पे चलते हैं। कर्तव्यों के प्रति निष्ठा
व्यक्ति के चरित्र को निरुत्तर कर देती है। उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये 2 मार्क्स का है, तो आपको 30-40 शब्द में लिखना होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति या निष्ठावान व्यक्ति और उसके चरित्र का महान बनाती है। चुंगसिन ने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए उसे महान धार्मिक कहा गया। इतना लिख देंगे, 2 मार्क्स आ जाएगा। 5वां प्रश्न है, क्यों कहा गया कि कुछ विद्यार्थी माता पिता के साथ छल करते हैं? कुछ विद्यार्थी माता पिता के साथ छल करते हैं, इसलिए क्या कहा गया? यहाँ 5वां आंसर है, कुछ विद्यार्थी घर से पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं पर कक्षाओं में न जाकर वे मटरगश्ती करते हैं और इस प्रकार अपने माता पिता के साथ छल करते हैं। छल तो माता पिता के साथ करते हैं, लेकिन जीवन तो उनको जीना है, इसलिए वो अपने कैरियर का, अपने भविष्य का जो है गड्ढा खोदते हैं। इसलिए माता पिता को छल क्या करेंगे वो अपने, लेकिन गद्यांश के अनुसार इसका उत्तर यही होगा। अब चलते हैं, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे दें। ऐसा काव्य दिया जाएगा आपको कविता के रूप में, आप इसे पढ़ेंगे। मैंने कहा पहले आप प्रश्न पढ़िएगा, तब कविता पढ़िए या गद्यांश पढ़िए, ठीक है। तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इस तरह से रच जाता है सर्जन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नज़र नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू जी भर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं। ये कविता अच्छा है। और यहाँ पे आपको कविता के और अंश हैं। आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद भी जल जाते हैं, माता पिता से क्या छल करेंगे, खुद अपने राहों में आग बिछाते हैं। जो होते खुद मिटने वाले वे रचते इतिहास नया, मंत्रनाश को पढ़ा कर करे कुछ, द्वार द्वार पर जाग करके फूल खिलाने वाले रहते, घर घर फूल खिला करते। अब इसमें बोलता है जो कवि है, नव निर्माण कब संभव है, खुद जलकर, तिनका तिनका जोड़कर, राहों में आग बिछाकर, खून बहाकर। तो यहाँ पे 1 ख इज द करेक्ट आंसर। तिनका तिनका जोड़कर हम लोग नव निर्माण कर सकते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न का यहाँ पे है, नया इतिहास कौन बनाते हैं? दूसरे के लिए जीने वाले, फूल खिलाने वाले माली, आग लगाने वाले, घर घर जल जाने वाले। तो यहाँ पे उत्तर है क, दूसरे का क है। दूसरे के लिए जीने वाले ही नया इतिहास बनाते हैं। ये बाएं तरफ जो है लेफ्ट साइड, जैसे आप फ्रंट में बैठेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में प्रश्न है और राइट साइड में आंसर यानी उत्तर, चूँकि हिंदी है। तीसरा प्रश्न है, घर घर फूल खिलाने का क्या आशय है? तो तीसरा है, घर घर फूल खिलाने का आशय है सर्वत्र सुख शांति कायम करना, दूसरों के कष्ट को दूर कर सभी के सुख और सहायता प्रदान करना। और चौथा बोलता है, मानव और दानव के बारे में कवि के क्या विचार हैं? तो कवि के विचार आप लिखिए यहाँ पे, ये आपके उत्तर हैं। घर घर वाला तो हो गया, 3 का हो गया। चौथा का बात करें, मानव और दानव के बीच में कवि का विचार यह है कि दोनों में भेद नज़र नहीं आता, वे एक समान लगते हैं, इनमें केवल कर्मों का अंतर होता है। हम भी मानव, आप भी मानव, लेकिन कर्मों के अंतर से हम लोग पहचान पाते हैं कौन मानव है कौन दानव है। आज तो आदमी को मारने पे तुला हुआ भाई, पता चलता है। मानव के कर्म अच्छे और आंसू पोंछने वाले होते हैं, जबकि दानव के कर्म बुरे होते हैं और विध्वंस करता है। इतना लिख देंगे, 2 मार्क्स आ जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन, दूसरों के लिए आग बिछाने वालों की क्या दशा होती है? तो दूसरों के लिए आग बिछाने वाले खुद उसमें जल जाते हैं। हम सोचते हैं माता पिता को दे रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं, तो ये सोचते हैं धोखा दे रहे हैं, नहीं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद गिरते हैं उसमें, है ना। अब व्यवहारिक व्याकरण में कैसे प्रश्न होते हैं भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, निर्देशानुसार किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं आपको। यह 5 है। या बाल गोविंद भगत का संगीत है, रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे, है ना।
यह सरल वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? यह सरल वाक्य है। दूसरा, जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे तब रवाना हो गए। आश्रित उपवाक्य पहचान कर लिखिए और उसका भेद भी लिखिए। मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, कॉमा के साथ है। और ये उसका आश्रित उपवाक्य का भेद ये है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, है ना। तीसरा में है, थोड़ी देर मिठाई के दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंधा बनाते थे। मिश्र वाक्य में बदल कर लिखिए। इसको मिश्र वाक्य में लिखना है। एक तो वाक्य था, उसमें आपको मिश्र कौन वाक्य है वो बताना था। पहला वाला में बताना था वो कौन है, तो उसको रचना के आधार पे वाक्य भेद लिखने बोला था। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य था, सरल वाक्य बोला, उसको सरलता से बोल देते हैं। दूसरा में था कि आप उसको आश्रित उपवाक्य पहचान कर लिखिए। तो आश्रित उपवाक्य का क्या था? तो जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे, और उसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य था। अब तीसरा में बोलता है कि थोड़ी देर में मिठाई, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो मिश्र वाक्य इसका क्या होगा? जब हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ा देते थे तब घरौंधा बनाते थे। इस तरह से वाक्य बना देंगे। ठीक है। चौथा, फसल को एक जगह रखते हैं और उसे पैरों से रौंद डालते हैं। सरल वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा नंबर, फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद डालते। पांचवा, जो सीधा साधा किसान सुभाष पालेकर अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, मिश्र वाक्य में बदलिए। तो पांचवा का मिश्र वाक्य क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं। पांचवा का यहाँ पे, सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है जो अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। और क्या पूछा है? कौन सा विशेषण है ना। आश्रित उपवाक्य के भेद भी लिखिए, भेद भी पूछा है। तो आपके इसके 4 प्रश्न के उत्तर देने, 4 मार्क्स आ जाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। ठीक है। हमने मैया के आंचल की छाया न छोड़ी, तो इसमें लिखता है हमसे मैया के आंचल की छाया न छोड़ी गई। इस तरह से कर्मवाच्य में लिखना है। किसमें? कर्मवाच्य में। गुरुजी द्वारा हमारी खूब खबर ली गई, कृतवाच्य में लिखना है। तो कहे गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, है ना। जवाब नहीं दिया, कर्मवाच्य में लिखना है। जवाब नहीं दिया गया, कर्मवाच्य में जवाब नहीं दिया गया, जबकि आपका वाक्य है जवाब नहीं दिया। चौथा है लड़का नहीं हंसा, इसको भी भाववाच्य में लिखना है। तो लड़के से नहीं हंसा गया, है ना, चौथा हो गया। पांचवा बोलता है कुजन कुंज में आसपास के पक्षी संगीत का अभ्यास करते हैं। कर्मवाच्य में लिखना है, अभ्यास कर रहा है तो कर्म है वो। तो उसमें लिखा कुंजन कुंज में आसपास के पक्षियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता है, कर्मवाच्य हो गया। 4 अंक आपको मिल गए। पांचवा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, है ना, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। मूर्ति के चेहरे पे चश्मा न था। तो मूर्ति क्या चीज़ है? संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन और कर्ता कारक। धीरे से पाने वाले से पूछा, धीरे से पान वाले से पूछा। तो धीरे क्या है? क्रिया विशेषण और रीतिवाचक है। से संबंध बोधक अव्यय। तीसरा, पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनता है? तो पत्थर क्या हो गया? संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक। इस तरह से लिखना है। और से क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। चौथा बोलता है हमने उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखा। तो हमने क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, बहुवचन है, कर्ता कारक।
अब मानव सभ्य तभी है जब वह युद्ध से शांति की ओर आगे बढ़े। तो इसमें मानव क्या हो गया, संज्ञा हो गया, जातिवाचक पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। ठीक है, इस तरह से उत्तर देने हैं। अब प्रश्न 6 में क्या लिखा है, निम्नलिखित काव्यांशों के अलंकार भेद पहचान कर लिखिए। किन्हीं 4 का लिखना है, 5 दिया रहेगा, 4 लिखना है। ठीक है, कुसुम वैभव में लता समान, तो उपमा अलंकार है। खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन सांची बात, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तो सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले, मानवीकरण अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी, अतिशयोक्ति बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। हे वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसका सदा सवेरा होने पर, मानवी करण अलंकार। यानी अलंकार से संबंधित ये प्रश्न था। खंड ग में देखते हैं, गद्य खंड पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ऊपर की तस्वीर से यही नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बल्कि गृहस्थ। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। इस तरह से लेखक जो हैं वो लिखे हैं। पहले प्रश्न देखेंगे एक बार, जल्दी से इस गद्यांश को पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, समय नहीं गंवाना है, समय का बहुत पाबंदी है। तो आइए चलते हैं, अनुच्छेद का क्या आशय है। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें भी आपका दिया हुआ है। अच्छा चलिए, बाल गोविंद भगत किसका आदेश मानते थे, गांव वालों का, पतोहू का, मठ का, कबीर का। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे 4 दे दिया है। ग 4 सही है। कबीर का कैसे, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु के सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, यहाँ पे आदेश मतलब साहब मानते हैं तो आदेश उन्हीं का मानेंगे, कबीर का ही। ठीक है, विकल्प ग, निम्न में बाल गोविंद भगत की विशेषता क्या है। सभी विकल्प सही हैं। खड़ा व्यवहार रखते हैं, किसी से 2 टूक बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो क सही है, यानी ख भी सही, घ भी सही, ग भी, तो सभी विकल्प सही है। ठीक है, बाल गोविंद भगत अपने खेत का उपज देते थे, किनको, गांव वाले को कि अपनी बहू को, कबीर पंथी मठ को, अपने बेटे को। तो ये चूँकि साधु थे तो कबीर पंथी मठ को ही देंगे, तो ख, तो करेक्ट आंसर। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे संत कबीर को, लेखक को, अपने बेटे को, अपनी बहू को, कबीर को। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर, आपने 4 अंक प्राप्त कर लिए। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर लगभग 25 से 30 शब्द में देना है। इसमें 4 शब्द है ना, 4 प्रश्न हैं तो 3 ही देना है। 2-2 मार्क्स के हैं तो 3 दूनी 6 होगा। तो चलिए देखते हैं 25 शब्द से 30 शब्द में लिखना है। तो कस्बे से गुजरते हुए हलदार साहब सदा चौराहे पर क्यों रुकते थे। 2 कारण लिखिए। एक तो स्थानीय गतिविधियों की निगरानी, ऐसे आज भी वही चलता है भाई, जो है बातों का आदान प्रदान करने से मतलब कोई बुरा करते रहता है, कोई अच्छा करते रहता है, आपस में मनमुटाव होता है, समाज में
है ना, इससे बचना चाहिए। तो वो हलदार साहब चौराहे पर दो मुख्य कारणों से रुकते थे। पहला, स्थानीय गतिविधियों की निगरानी। क्यों भाई? चौराहे कस्बे का केंद्र होने के कारण यहाँ हर प्रकार की गतिविधियाँ होती थी। हलदार साहब वहाँ रुककर लोगों के हालचाल और कस्बे की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, पूछते थे। दूसरा, सामाजिक मेलजोल। अब चौराहे पे खड़ा होंगे, 10 व्यक्ति आएंगे गांव से और अलग गांव से, तो बातें होंगी, विचार के आदान प्रदान होंगे, तो सामाजिक मेल जोल। चौराहे पर रुकने से उन्हें स्थानीय लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करने का अवसर मिलता था। यह उनके लिए सामाजिक संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम था, जिससे वे अपने समुदाय से जुड़े रहते थे। ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी से लिया गया। निहायत असह्य मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श बन सका। यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों? तो एक कहानी यह भी से लिया गया, यह कथन माँ के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? माँ के बारे में कहा गया है। और इस कथन का तात्पर्य यह है कि माँ की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान या व्यक्तित्व नहीं था। वह पिता के हर आज्ञा और बच्चों की हर जिद को अपना फर्ज मानकर स्वीकार करती थी, और उनकी असीमित सहिष्णुता और त्याग की प्रवृत्ति, साथ ही अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने में विफल रहा। तीसरा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्चा बुड़का अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो यहाँ पे उसके उत्तर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से अगले को तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा यत्नपूर्वक काटा और सूंघकर ही उसका स्वाद लेते हुए सूंघकर स्वाद भी ले लिए। उसकी एक फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रदर्शनवादी प्रवृत्ति के थे। किस प्रवृत्ति के थे? प्रदर्शनवादी प्रवृत्ति के थे, और नजाकत नफासत दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, है ना। और चौथा प्रश्न है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे लेखक ने, और इसका उत्तर ऐसे लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता और बुद्धि के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है, नए सिद्धांत स्थापित करता है, उसके बावजूद भी वह स्वभाव से साधारण एवं विनम्र रहता है, संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। क्या क्या करता है? अपने योग्यता और बुद्धि के आधार पर नए तथ्य का खोज करता है, नए सिद्धांत स्थापित करता है, उसके बावजूद भी वह स्वभाव से साधारण और विनम्र रहता है। इसी को संस्कृत व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो महानतम वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने बुद्धि का उपयोग करके भौतिकी के सबसे मूल नियम, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, को भौतिकी में प्रतिस्थापित किया। इसी कारण उन्हें संस्कृत व्यक्ति कहना उचित होगा। ऐसे व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें विशिष्ट गुण होते हैं, जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, विनम्र होते हैं, साधारण होते हैं, और दुनिया एवं समाज को एक बेहतर नज़रिए से वे देख पाते हैं और हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है। अब खंड ग में 9वां क्वेश्चन है, इसमें टोटल 15 प्रश्न हैं, है ना। कुल 15 प्रश्न का जवाब देना है और एक एक करके देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है खंड ग में काव्य खंड पाठ्य पुस्तक से आपका लिया गया है। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। इसी पर प्रश्न
गढ़ा गया है यहाँ पे, और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। कवि के जीवन की विडंबना क्या है? जीवन का सरल होना, मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने का कहना, मित्रों द्वारा धोखा दिया जाना, जीवन की दुखी होना। तो यहाँ पे उसका उत्तर आप देख सकते हैं, ख उत्तर होगा, मित्रों द्वारा आत्मकथा लिखने को कहना। दूसरा, कवि के किस कारण धोखे मिले? अपने सरल स्वभाव के कारण, अपने कठिन स्वभाव के कारण, मित्रों के भोलेपन के कारण, मित्रों से सरल स्वभाव के कारण। तो आंसर इसमें भी क होगा, इसमें क। अपने सरल स्वभाव, और सरल स्वभाव होता ही है सबका, दूसरे के नज़रिए से वो गलत होता है। कवि ने अपने प्रेयसी के साथ बिताए हुए पलों को किसके समान बताया है? तो उज्ज्वल गाथा उज्ज्वल गाथा के, यहाँ पे उज्ज्वल गाथा है, हाँ ख है। चौथा, कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा क्या था? प्रेयसी के साथ बिताए हुए मधुर पल, क होगा। और पद्यांश के कवि हैं, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। इस पद्यांश को किसने लिखा? यह पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के लिया गया है, और इसके जो पद लिखे गए हैं वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए यहाँ पे 10वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ पे उत्तर हो गया जैसा, निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्द में दें। उत्साह कविता में कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल से कवि का अन्य अपेक्षाएं क्या है? तो उत्साह कविता में कवि बादल को गरजने के लिए कहता है क्योंकि कवि बादल के गरजने से लोगों में उत्साह जगाकर क्रांति लाने के लिए प्रेरित करना चाह रहा है। इसके साथ ही वो कवि बादल से प्यासे शोषित पीड़ित जन की आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करता है। आज के साधन, सिंचाई साधन या जल का उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जिस समय ये कविता लिखी गई होगी, आज भी ऐसे क्षेत्र हैं हमारे विश्व में कि जहाँ जल की व्यवस्था नहीं है, तो उसी को ये कवि दर्शाना चाहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये कविता उत्साह हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, और इस कविता के इस कविता में कवि ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि बादल गरजने से किसकी प्यासे शोषित पीड़ित जन की आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करता है। ऐसे करके लिख सकते हैं। शेफालिक के फूल झरने का भाव यह दुंदरित मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उस छोटे दंतुरित बच्चे का ऐसा मनोरम रूप था कि चाहे कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो रहा हो, पर उसे देख मन ही मन प्रसन्नता से भर उठता था। चाहे बांस के समान हो या कांटों भरे कीकर के समान, पर उसकी सुंदरता से प्रभावित हो वह उसकी ओर देख मुस्कुराने के लिए विवश हो जाता था। शेफालिका के फूल झरने का भाव है कि जब बालक के अंगों से स्पर्श हुआ तो उसे ऐसी अनुभूति हुई मानो उस पर शेफालिक के कोमल फूलों की वर्षा हो गई हो। तीसरा प्रश्न, गायक सरगम के लांघकर कहाँ चला जाता है, वापस कैसे आता है? तो गायक सरगम को लांघकर अनहद में चला जाता है, वह असीम आनंद ब्रह्मांड में डूब जाता है। तब संगतकार मुख्य गायक को सहारा देकर स्थायी रूप देता है, तब मुख्य गायक वापस लौट आते हैं। और चौथा प्रश्न है जिसमें 3 ही करना है ना, 4 प्रश्न दिए गए हैं, 3 ही करना है, जो भी आपको उचित लगे। गोपियों का मन किसने चलते समय चुरा लिया था? अब वे क्या चाहती है? गोपियों का मन श्री कृष्ण ने वज्र से। गोपिया का जिक्र होगा तो श्री कृष्ण का नाम आएगा। आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, है ना। श्री कृष्ण ने वज्र से चलते हुए समय चुरा लिया था। उनका मन उनके बस में नहीं रहा, क्योंकि उनका मन तो श्री कृष्ण चुरा कर मथुरा ले गए, और अब भी अपने मन और चोरी करने वाले दोनों को याद में जल रही हैं। अब उन्हें कृष्ण से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम हो गया है।
ठीक है। अब कृतिका पूरक पाठ्य पुस्तक है, इसमें आपके प्रश्न हैं दिए गए हैं, है ना। 2 ही प्रश्न करने हैं, 3 दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सही है ना। तो माता का आंचल पाठ के आधार पर बाल मनोवैज्ञानिक पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ माता के आंचल पाठ के आधार पर बालक का जुड़ाव अपने माता से अधिक होता है, एकदम होता है। माता से बच्चे का ममतत्व का रिश्ता होता है, सही बात है। वह चाहे अपने पिता से कितनी भी प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में या माँ के आंचल तले प्राप्त होता है वह पिता से शायद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ हिरोशिमा की घटना को विज्ञान की भयानकतम दुरुपयोग क्यों कहा जाता है। तो हिरोशिमा के बारे में दिया गया, आप पढ़े भी होंगे। तीसरा है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक दृश्यों में डूबकर मनुष्य अपनी परेशानियां भूल जाता है। शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। शाना शाना कोई आपके बुक में पाठ है, उसके आधार पर इतने लंबे लिखने होंगे और तभी आपको प्रश्न का उत्तर सही सही दे पाएंगे। खंड घ है, रचनात्मक लेखन है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। स्वच्छता आंदोलन विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। क्यों बदलाव हमारा उत्तरदायित्व। स्वच्छता आंदोलन में क्यों जरूरी है, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान एक दृष्टि है 2014, ये जो यहाँ पे आपका ये दिया गया है, ईस्वी दिया गया है, आपका महीना दिया गया है ना, किसके जन्म दिवस पे इसको रखा गया, क्या लक्ष्य है, ये सब सारा लिखना है। दृष्टि से लागू किया गया। भारत को एक स्वच्छ देश बनाना महात्मा गांधी का सपना था, यानी महात्मा गांधी का एक सपना था। तो ये यहाँ पे अगर आप एक विषय पर लिखना है तो 3 विषय है आपके पास। लोकतंत्र और चुनाव भी, आत्मनिर्भरता विषय पर 80 से 100 शब्दों लिखिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे दाहिने साइड में जो मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ इस पर आपका सब मिल जाएगा, आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, है ना, उसके बाद चौथा, है ना, ठीक है। अब आइए दूसरा। अब आपको बोला जा रहा है कि आप सायरा आसिफ या जो भी आपका नाम हो, यातायात जाम से छुटकारा पाने के सुझाव देते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने का तो आपके पास बहुत अनुभव है ना। आप सेवा में कॉमा जरूर देंगे, श्रीमान संपादक महोदय कॉमा जरूर देंगे, नया सवेरा रायपुर छत्तीसगढ़, आप यहाँ दैनिक जागरण धन्यवाद लिख सकते हैं। विषय क्या है आपके प्रश्न में ही दिया गया है, यातायात जाम से छुटकारा पाने के सुझाव हेतु पत्र, आपको सुझाव देने हैं, ठीक है। तो मेरा नाम जो भी है यहाँ लिख करके पूरा अपना परिचय देते हुए आप जो समस्या से जूझ रहे हैं और उसके क्या उपाय हैं आपको देना है। और इसको लिखने के बाद इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, ये सब लिखना चाहिए। सह धन्यवाद भवदीय लिखना है, आप अपना नाम लिखिए और राज्य लिखिए, जिला लिखिए और तारीख ज़रूर लिख दीजिएगा, तारीख, है ना। इसमें अथवा है 2 प्रश्न, 13 में 2 ऑप्शन आपके पास है, विकल्प है, पहला लिख दीजिए या दूसरा लिखिए। पिछली कक्षा में आप अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, इसके लिए आपको विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाना है। इस अवसर पर आपकी माता जी उपस्थित रहें, माता जी को बुलाने के लिए एक पत्र लिखें, ठीक है। 14 नंबर में प्रश्न है आपका, सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जलंधर पंजाब को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र लिखिए। आप अपने कैसे लिखा जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कैरिकुलम आज बोल रहे हैं, रिज्यूम बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, बायोडाटा पुराना हो गया,
ठीक है। कैसे लिखा जाता है ये देखना है, प्रारूप को। इसका प्रति हो गया, प्रबंधक हो गया, जो भी यहाँ लिखा गया है, जो भी विषय, जालंधर पंजाब। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र हो गया, महोदय, है ना। आप यहाँ पे अपने क्षेत्र के या जो है समाचार पत्र को जो है दर्शाइएगा। यहाँ लिखा है धनबाद से प्रकाशित दिनांक 5 मई, जो भी आज कल जब भी आपका एग्ज़ाम है उसका तारीख ज़रूर दीजिएगा। दिनांक के धनबाद दैनिक जागरण समाचार पत्र से ज्ञात हुआ है कि सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। स्वयं को इस पद के योग्य समझते हुए मैं अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। मेरी संक्षिप्त विवरण ये है, नाम लिख दीजिएगा, अपना पिता का नाम लिख दीजिएगा, जन्म तिथि लिख दीजिएगा, अपना जो क्या पत्राचार का जो विवरण है वो लिख दीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता लिख दीजिएगा, 12वीं का BBA MBA जो भी है ना, नहीं है फिर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अनुभव लिख दीजिएगा कि इतने सालों से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, एक सोच के आधार पे, ठीक है। उसी के अथवा में लिखा गया है कि आप एक ईमेल लिखिए। ईमेल, ये सारा जो भी सिस्टम है ये इंग्लिश में भी ये सारी चीज़ आपने पढ़ा है ना। अब किसी शीतल पेय की बिक्री बढ़ाने एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन कैसे तैयार किया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले तो उसने क्या किया है, यहाँ तक तो उसने लिखा है क्या, ईमेल, ठीक है, पार्सल न पहुँचने हेतु शिकायत किया है वो। उसके बाद जो दूसरा है, शीतल पेय की बिक्री बढ़ाने के लिए आप क्या दीजिए, विज्ञापन दीजिए, है ना। ऐसे एक विज्ञापन दे दीजिएगा, फ़ोटो बना दीजिएगा। या यहाँ पे अथवा में दिया है गुड़ी पड़वा के अवसर पर, गुड़ी पर्व होता है पंजाब में, यहाँ पे जो भी नाम दे उसको 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए, ठीक है। दिनांक लिख दिया, समय प्रातः, प्रिय मित्र, वृक्षों पर सजती नए पत्तों की बहार, हरियाली से महकता प्रकृति का व्यवहार, ऐसा सजता है गुड़ी का त्यौहार, मौसम ही कर देता नववर्ष को सत्कार। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। मैं कामना करता हूँ कि नववर्ष का नया सूरज तुम्हारे जीवन में नए रंग और बहार लेकर आए। तुम्हारा मित्र धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मेरे देश के भविष्य, आपका ये जो सफ़र है परीक्षा का सफ़र 10वीं कक्षा का, ये पूर्णतः सफल हो और आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त करें। और जाते जाते उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।